वो जीवन परिचय आपको सबको ध्यान रखना है और उसे अंडरलाइन भी करनी है। तो अपनी जो बुक है ना उसमें अपन मैं जैसे जैसे पढ़ूं, जैसे मैं आपको बोलूं वहीं से आप अंडरलाइन कर लेना। पहला जो है, सेनापति का जन्म जो है वो दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रमी संवत 1616 में हुआ। इसको अंडरलाइन कर लो। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। पितामह तो कौन होता है, दादा को बोलते हैं, और खुद के पिता का नाम तो गंगाधर था। इसको भी अंडरलाइन कर लो। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। कौन थे? हीरामणि दीक्षित। तो उसको भी अंडरलाइन कर लो। और ये काल ये जो पूछे कि ये कौन से काल के थे, तो ये रीति काल के थे। ऊपर वाली लाइन तो छोड़ दो, नीचे ने ये रीति काल के महान वह भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। ठीक है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। ये कहते हैं कि इनको ये उपनाम मिला हुआ है, परंतु इनका मूल नाम कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। इसको अंडरलाइन कर लो। ये रीति काल के कवि हैं। कर लिया सबने? सेनापति इनको उपनाम और उपाधि मिली है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। आगे है, सेनापति राम भक्त कवि थे। छोटा प्रश्न पूछ ले कि सेनापति किसके कवि थे, तो राम भक्त कवि थे। जबकि यहाँ पर इन्होंने जो अपना यहाँ किया है वो दिया है इन्होंने ऋतु का वर्णन। यहाँ पर वर्णन जो दिया वो ऋतु का। वैसे ये कवि जो थे वो किसके थे? राम भक्त। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्ध हस्त हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लो। आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ ले कि श्लेष अलंकार के सिद्ध हस्त कवि कौन है, तो कौन है? कवि सेनापति। 1 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछ ले। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। अनुसरण का मतलब होता है कि जैसे पहले जो कवि होते हैं वो दूसरों का अनुसरण करें, उनकी कविताओं का अनुवाद करें, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं। इसको अंडरलाइन मत करना, बस इतना ही रखना कि श्लेष अलंकार के प्रयोग में कारण इन्हें सिद्ध हस्त कवि कहा जाता है। ये अंडरलाइन कर लेना। फिर इनकी 2 रचनाएं हैं, उन रचनाओं को अंडरलाइन करिए। एक तो है काव्य कल्पद्रुम तथा एक है कवित रत्नाकर। ये दोनों रचनाएं इनकी है। काव्य कल्पद्रुम जो है वो तो अपर्याप्त, अपर्याप्त का मतलब मिली नहीं है, जबकि इनकी ये जो रचना है कवि रत्नाकर ये मिली हुई है। इन दोनों रचनाओं को अंडरलाइन कर लिया। और काव्य कल्पद्रुम अपर्याय है, इसको आप अंडरलाइन कर लो। फिर नीचे आ जाओ आप, सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण, इसको अंडरलाइन करो। एक तो इसको कर लो, सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। सशक्त का मतलब उनका विशिष्ट अर्थ निकलने लग जाता है। फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। उनकी रचनाओं में हमें क्या मिलता है? ओज गुण और प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का अर्थ होता है मधुरता और ओज का मतलब होता है वीरता। ये दोनों गुण, गुण का मतलब होता है भाव। जैसे हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो हमें उस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, इतना आपको अंडरलाइन करना है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गंभीरता उनके की विशेषता है। परिमार्जिता अर्थात शुद्ध भाषा और भाव में गंभीरता, अर्थ में गंभीरता, यह इनकी प्रसिद्ध विशेषता है। अब आगे यहाँ जो बताया गया है वो क्या बताया गया है? यहाँ प्रस्तुत कविता में सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांचल, प्रौढ़ का मतलब तो वृद्धा और प्रांचल का मतलब नवीनता, भाई दोनों का नमूना हमें मिलता है। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों, ऋतु का मतलब होता है जितनी भी ऋतु होती है, जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो उनमें जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं, उपादानों का मतलब उपयोग में
आने वाली वस्तुएं या उनमें होने वाले परिवर्तनों का इन्होंने अच्छी भलीभांति तरीके से विशिष्टता बताई है कि जब बसंत ऋतु आती है, जब वर्षा ऋतु आती है, बसंत वे वो पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है, यानी वर्षा ऋतु का वर्णन बताया गया है। कवि ने ऋतु बसंत का सूक्ष्मता पूर्वक अर्थात बारीकी से बारीकी, सूक्ष्मता का मतलब बारीकी से बारीकी, मानवीकरण का अर्थ क्या होता है कि जैसे प्राकृतिक जो चीजें होती है उनको मानव के समान बता देना। अब जैसे बसंत ऋतु आती है तो उसे क्या बना दिया, एक राजा बसंत बना दिया, तो उस राजा बसंत बनाने के कारण इसको क्या बता दिया गया, मानवीकरण अलंकार बताया गया है। ठीक है, फिर है पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुएं एवं भावनाओं से बुना गया है। भाई जैसे एक राजा आते हैं तो किस प्रकार से नगाड़ों की आवाज आती है और ऐसे बोला जाता है ना कि ये राजा आ रहा है, तो उसी प्रकार से जैसे बसंत ऋतु आती है ना तो चारों तरफ का जो वातावरण है वो हरियाली से युक्त हो जाता है। तो इनको क्या किया, प्रत्येक को मानव पर आरोपित किया ना, इसलिए मानवीकरण अलंकार हो गया। भाई जो प्राकृतिक चीज है ना, जैसे लताएं हैं, पुष्प है, कोयल है, ये सारे क्या है, भगवान के बनाए हुए प्राकृतिक है, पर इनको आरोपित किस पे किया, मानव पर। भाई मानव जैसा बता दिया, तो इसलिए ये मानवीकरण हो गया। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रही है। ऐसे पूछ ले कि चारण की भूमिका कौन निभा रहा है, चारण कौन होते हैं, जैसे राजा महाराजा जब आते हैं ना तो उनके आने की सूचना देते हैं या उनका गुणगान करते हैं, जैसे बोलते हैं ना बजाने वाले, उनका गुणगान करने वाले, ये बताया गया है। तो ऐसे इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी बन सकता है छोटा 1 नंबर का कि चारण की भूमिका कौन निभा रहा है, तो कोयल निभा रही है। शोभा के सुख में है उपकरण, सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है कि सेना किस प्रकार से निर्बद्धता, जबकि जैसे पेड़ पौधों को सेना बताया गया है, क्योंकि राजा एकांकी गमन नहीं करता है। भाई राजा जब जाता है तो उसके पास सेना होती है बहुत सारी, ये अपन भी जानते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, राजा तो एक ऋतु को बताया गया है, तो ऋतु जब आती है तो क्या होता है, चारों तरफ का वातावरण बदल जाता है। भाई ग्रीष्म ऋतु आती है तब तो क्या होता है, चारों तरफ गर्मी गर्मी होती है, सारे वृक्ष वगैरह सूख जाते हैं, हरियाली चली जाती है। जैसे ही वर्षा ऋतु आती है हरियाली आ जाती है, वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ बारिश का सा माहौल हो जाता है। तो ये परिवर्तन होता है ना, तो इसी प्रकार से बताया गया है कि एक राजा बसंत जब आते हैं तो कैसा उसका आगमन होता है। इसी तरह भीषण गर्मी के कारण झुलसी हुई प्रकृति जब वर्षा की बूंदें पड़ती है, भाई बहुत तेज गर्मी होती है तब वर्षा होती है तो कितना आनंद आता है, तो धरती नैना अभिराम और सुखमय हो जाती है। यानी नैन अभिराम का अर्थ होता है नैनो, अर्थात नेत्रों को सुख देने वाली, और सुखमय हो जाती है। वह हमारे नेत्र भी उस माहौल को देखकर शांति प्रदान करते हैं। मानसून का आगमन, मानसून का मतलब वर्षा ऋतु का, वर्षा ऋतु का जो आगमन होता है उससे कौन ज्यादा प्रसन्न होते हैं, किसान लोग। मानसून के आगमन से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं, किसान। उनके लिए तो एक उत्सव सा ही हो जाता है। कवि ने डूबकर वर्षा ऋतु के चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया, कहने का मतलब वर्षा ऋतु का वर्णन कर दिया। फिर उन्होंने वर्षा ऋतु के बाद में सबसे पहले गर्मी की ऋतु आई, फिर वर्षा ऋतु आई, फिर बाद में क्या आती है, सर्दी की ऋतु। तो इन्होंने 3 ऋतुओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी ऋतु का, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, इन तीनों ऋतुओं का इन्होंने वर्णन किया है। शीत ऋतु की आक्रमता अर्थात ठंड का आक्रमण सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णन किया है। इस हमले से पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। भाई जैसे ठंड पड़ने लगती है तो वातावरण चेंज हो जाता है। बर्फीली तो क्या होती है, हवाएं चलती है जो हमें क्या देती है, तीर के समान चुभन देती है। भाई ठंडी ठंडी हवा चलती है तो तीर के समान चुभती है। सूरज का तेवर, भाई सूरज भी जो होता है उसमें इतना तेज नहीं रहता है,
जितना तेज गर्मी में होता है। निस्तेज अर्थात उसका तेज समाप्त हो जाता है। अलाव की आग को अर्थात लोग क्या करते हैं, आग जलाकर घेरा बना लेते हैं और उसके आसपास सर्दी से बचने का उपाय करते हैं। जन समुदाय ठिठुर रहे हैं, जन का मतलब लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। देशज समाज पर, देशज का मतलब लोगों पर, देश के लोगों पर ऋतुओं का प्रभाव इतना जीवंत वर्णन, भाई कितना अच्छा तरह वर्णन बताया है। तो ऐसा सेनापति को कालजयी कवि बनाता है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेनापति को कालजयी कवि क्यों बनाया गया है। तो उन्होंने क्या किया, ऋतुओं का इतना अच्छा वर्णन करने के कारण उन्हें कालजयी कवि कहा जाता है। अब देखो ऋतु वर्णन। वरण वरण तरु उपवन वन, सोई चतुरंगन संग दल लहुतु। वर्ण वर्ण का मतलब तो होता है अलग अलग। तरु का अर्थ होता है वृक्ष, वृक्ष या पेड़, फूल फूले। उपवन का मतलब बाग बगीचों में। सोही चतुरंगन संग दलहुत, सोही मतलब लगा ऐसा कि जैसे एक राजा है वो अपनी 4 प्रकार की सेना को लेकर आ रहा है। 4 प्रकार की सेना कौन सी हो गई, जैसे रथ पर सवार हो गई, हाथी पर सवार हो गई, घोड़े पर सवार हो गई, कुछ पैदल पंथ हो गई। तो इसमें क्या बताया गया कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है ना, तो चारों तरफ क्या होता है, बाग बगीचों में हरे भरे तो वृक्ष हो जाते हैं, उन पर फूल लग जाते हैं। तो यहाँ राजा बसंत से, जैसे एक राजा आ रहा है, ऐसे मानना है। क्यों मानना है कि इसके 2 अर्थ लगाने हैं। भाई एक राजा आ रहा है, उसके साथ 4 प्रकार की सेना आ रही है। बंदी जिम्मी बोलत वीर वीर कोकिल, भाई जैसे राजा के आगमन की सूचना कौन दे रहा है, कोयल। कहने का मतलब जब वर्षा ऋतु आती है तो कोयल बोलने लगती है, मोर पपैया बोलने लगते हैं। भाई अपन ऐसा अंदाज लगते हैं बारिश आने वाली है, ऐसे बताया। गुंजत मधुप गान गुण गहित, मधुप का मतलब बावरे, बावरे पेड़ पौधों पर गुंजाहट करने लगते हैं। आवे आस पास पहुफन की सुबास सोही, आवे का मतलब आती है, आस पास से पेड़ पौधों की सुगंध आने लगती है, अर्थात हरियाली की सुगंध आने लगती है। सोने के सुगंध माज सने रहुती, सोने पर सुहागा, अर्थात एक तो वर्षा ऋतु हो रही है, खुशनुमा माहौल हो रहा है और उसमें ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो उसमें क्या हो गया, सोने पर सुहागा, अर्थात 2 ही प्रकार से लाभ हो रहा है। तो एक तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश आ रही है, माहौल जो है वो खुशनुमा हो रहा है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवे बसंत ऋतु राज कहिए, कि इस प्रकार से सेनापति कवि कहते हैं कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो अपना जैसे लाव लश्कर, कहने का मतलब पूरा सामान लेके आ रहे राजा, और बसंत ऋतु आते ही चारों तरफ का माहौल जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसा खुशनुमा वर्णन इन्होंने किया। ये पूरी 4 लाइनों का अर्थ है। इसमें से देखो कोई भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। यानी यहाँ वर्णन किसका किया गया है, वर्षा ऋतु का। वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु में कैसा माहौल हो जाता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहले में तो किसका वर्णन किया गया है, वर्षा ऋतु का। किसका किया गया है, वर्षा। अब यहाँ पर ये जो दूसरा है ना पैराग्राफ, इसमें आप 2 प्रकार से वर्णन करेंगे। श्लेष अलंकार के कारण एक वर्णन तो होगा वर्षा ऋतु में, एक वर्णन होगा ग्रीष्म ऋतु में। एक वर्णन तो वर्षा ऋतु में और एक वर्णन ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म का मतलब गर्मी की। तो इन दोनों को अपन देखेंगे। देखो, देखे छिति अंबर जले चारी ही ओर छोर, पहले तो ग्रीष्म ऋतु का बता रही हूँ। देखो देखो छिति अंबर अर्थात आकाश और धरती किस कारण जल रही है, गर्मी के कारण। यह ना जले चारी ओर छोर, छोर का मतलब किनारे किनारे, अर्थात चारों दिशाएं गर्मी से जल रही है। आकाश भी जल रहा है, धरती भी जल रही है और प्रत्येक कोना जो है वो गर्मी से जल रहा है। 3 तरवस सबको ही रूप धरो,
भाई गर्मी के कारण पेड़ पौधों का जो रूप है उसको भी हर लिया है, समाप्त कर दिया है। भाई पेड़ पौधे क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। मरझर लागे ज्योति भादव की होती चले। भाई तेज गर्मी है भादवे में, बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो रही है। जलद पवन तन सेक मानो परो, अर्थात जैसे ही बादल छाते हैं और धीरे धीरे हवाएं चलने लगती है तो वो क्या होती है, अच्छी लगने लगती है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सारी नदियां सूख चुकी है बिना जल के कारण। छीरी तन छाए चाही वो चित धर्यो, लोग गर्मी से बचने के लिए ठंड की तलाश कर रहे हैं, अर्थात छांव को तलाश कर रहे हैं। देखो चतुराई सेनापति कविता ही की जू, देखो सेनापति कवि की चतुराई कि उन्होंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी किस प्रकार से वर्षा ऋतु में कर दिया। ये तो ग्रीष्म ऋतु में हो गया, अब वर्षा ऋतु में देखो, देखो धरती और आकाश में चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है, बारिश होने से पेड़ पौधे हरे हो गए हैं। तो इसके दो अर्थ निकलेंगे, ये तीन तरफ से सबको रूबरू। यदि ग्रीष्म पूछे तो वर्षा ग्रीष्म ऋतु के कारण पेड़ पौधे सूखे, वर्षा ऋतु में पूछे हरे भरे हो गए, दो अर्थ हो गए ना, किसके कारण, श्लेष अलंकार के कारण। भाई दो अर्थ निकल रहे इसलिए श्लेष अलंकार है। फिर है मझर लागे ज्योति भादव होती, मझर का अर्थ होता है ऐसे धीमी धीमी बरसात नहीं आती है, भादवे में जो है धीमी धीमी बरसात आ रही है, एकदम बारीक बारीक सी बूंदे लगातार बढ़ रही, रिम झिम रिम रिम बारिश आ रही है। जलद पवन तन सेक, बरसात में बादल जो है उससे बारिश आ रही है, बिनी हवा चल रही है, कितना अच्छा माहौल हो गया, जैसे नदियां भर गई, तालाब भर गए और जल से सुख पा रहे हैं, ये ना दारुण तरनी तरे नद सुख पावे, नदी तालाब ताल तलैया सब बरसात से भर गए और उन्हें क्या हो गया, सुख का अनुभव हो गया। सीरी तन छाई चित्त धर्यो, इससे मनुष्य जो है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न चित्त हो गया। देखो चतुराई कवि सेनापति की कि किस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु को उन्होंने वर्षा ऋतु में परिवर्तित कर दिया, ये बताना। अब वर्षा ऋतु आती है तो कैसे कैसे क्या क्या होता है वो बताना है। दामनी दमक, बिजली चमकती है, दामनी का अर्थ होता है बिजली। सुर चाप की चमक, इंद्रधनुष दिखाई देता है, सुर चाप का अर्थ होता है इंद्रधनुष। वही वर्षा ऋतु होती है तो बिजलियां चमकने लगती है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। घटा की झमक अति घोर, घटाओं का मतलब बादल छा जाते हैं और आवाज आती है, बादलों की आवाज आती है, अति घोर काले काले बादल छाए हुए हैं और उन बादलों की आवाज आती है। कोकिला कलापी कल कुंजत जित तित, कोयल कलापी का मतलब मोर, जित तित का मतलब इधर उधर, मोर और पपैया और कोयल ये क्या करते हैं, बोलने लगते हैं। सीकर ते शीतल समीर जखोर, शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवाएं मनुष्य के शरीर को ठंड पहुंचा रही है। सेनापति आवन कयो मन बावन, सेनापति कवि कह रहे हैं एक सखी के माध्यम से कि हे सखी, मेरे जो पति थे वो मुझे इस वर्षा ऋतु में आने का संदेश देकर गए थे। लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर, इसलिए मेरे पति नहीं आए ना तो मुझे विरह की पीड़ा हो रही है, अर्थात बिछुड़ने की पीड़ा हो रही है। यानी एक सखी के, ये सारा क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो इन्होंने एक सखी के माध्यम से कह दिया कि मेरे पति ने कहा था कि जब वर्षा ऋतु होगी ना तब मैं आ जाऊंगा, अब वर्षा ऋतु तो आ गई पर मेरे पति नहीं आए। तो यहाँ पर कृष्ण का भी वर्णन कर सकते हैं कि उसने ऐसे कहा कि कृष्ण आने का संदेश देके गए थे पर वो आए नहीं। आओ सखी सावन मद सर सावन, कि हे सखी देखो सावन तो आ गया पर मेरे श्री कृष्ण नहीं आए या मेरे पति नहीं आए, मेरे प्रियतम नहीं आए। लग्यो यह बरसावन सलील चहु और ये चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है और ये बारिश जो है मुझे बिना पति के बहुत ही ज्यादा कष्टदायक लग रही है।
अब आगे देखो, यह वर्षा ऋतु का वर्णन है, 2 बार तो वर्षा ऋतु का ही वर्णन है, ऊपर गर्मी का वर्णन है। अब है शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ो। शीत को मतलब ठंड। अब ठंड आपका प्रकोप में आ गई, अर्थात ठंड का प्रकोप जैसे ही हुआ तो निर्बल अनल गयो। निर्बल का मतलब बिना अन्न से, अनल का अर्थ होता है आग। आग भी अपना प्रकोप छोड़ देती है। भाई ठंड अधिक होने के कारण आग का प्रकोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। भाई सूरज का तो तेज कम हो जाता है, और आग कितनी भी जलती रहे अपनी ठंड जो है वो क्या नहीं होती है, कमी रहती है। भाई अपन कंट्रोल में नहीं कर पाते उसको ठंड। तो निर्बल अनल, निर्बल का मतलब बिना बल से, अनल का मतलब आग। आग भी बिना बल से हो गई, क्यों, अधिक ठंड के कारण। अधिक ठंड के कारण। बीच में से ये लाइन दे दे आपको कि निर्बल अनल गयो सूरी सिहाय, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ ये होगा कि अधिक ठंड के कारण आग का तेज कम हो गया। क्या करोगे इसका? अधिक ठंड के कारण आग का तेज कम हो गया। रही गर्म भोन कोन में जाई, कि गर्मी जो है किसी कोने में जाकर छिप गई। भाई गर्मी तो समाप्त हो जाती है सर्दी आते ही, तो मानो ऐसा लगता है कि गर्मी किसी कोने में जाकर छिप गई। धूम नैन भये लोग आगी पर गिरे, कि लोगों ने आग जला रखी है और धुएं उनकी आंखों में गिरते हैं तो नैन बरसने लगते हैं, फिर भी वो तपने का प्रयास करते हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई, अपने हाथों को बांधे हुए हैं कि जिससे हृदय गर्म रहेगा। मानो भीत जानी महा शीत से पसारी पानी, मानो भयभीत करने के लिए सर्दी ने अपने पैर पसार लिए हो। अर्थात कोई व्यक्ति है जिससे कोई डर रहा है तो वो क्या है, सर्दी। भाई उनमें मानवीकरण के अनुसार के कारण उन्होंने प्रत्येक को मानव पर आरोपित किया, तो मानो सर्दी ने अपने पैर पसार लिए और चारों तरफ सर्दी ही सर्दी हो गई। छतियां की छाएं राखे पांव छिपाए, लोग सर्दी से बचने के लिए अपना पैर से लेकर यानी सिर से लेकर पैर तक छिपे रहते हैं, वैसे कुछ पहनते हैं सर्दी से बचने के कारण। समझ में आया? अब देखो इसको, कोई चीज नहीं समझ में आई तो उसको पूछ लो, कोई भी अर्थ नहीं समझ में आया तो उसको पूछ लो। इसका जो आगे से पार्ट है ना, उस पार्ट को पढ़ना है, उसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अजर तू है ना, अब की बार जब आए ना हिंदी की क्लास लेने, तो या तो वीडियो देख लेना या मेरे पास कुछ लिखा हुआ है उसमें से लिख लेना, है ना। मैंने लेसन बढ़ा दिया, नमक का दारोगा पाठ है, 2 किताब आई है तुम्हारे भी अभी। हाँ हाँ, पहले ग्रीष्म ऋतु का नहीं बेटा, पहले वर्षा ऋतु बसंत ऋतु का ही है, फिर बीच में ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों का वर्णन कर दिया, फिर बाद में वर्षा ऋतु का है, फिर बाद में शीत ऋतु का है, ऐसे। एक बुक तो आई है गद्य और पद्य की, और एक जैसे कहानियों की नहीं आती है क्या, वो आई है। दोनों बुक लिया ना, एक लेसन तो पढ़ा भी दिया, उसके क्वेश्चन आंसर भी सारे करा दिए। वीडियो में करा दिया मैंने तो। बच्चे तो हमसे ज्यादा आलसी हो रहे हैं ना, तो बच्चे तो जिनको पढ़ना है वो तो आएंगे। वीडियो में पढ़ा दिया ना, कम है क्या वो? अब तुमने नहीं पढ़ा वो में हम क्या कर सकते हैं।
हम्म। हाँ, तो यूट्यूब पे देख लेता, कहीं देखने की जरूरत नहीं है उस पे, यूट्यूब पे। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हुए हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे तुम्हें, और नहीं मिले ना तो फिर मैं क्लास में करवा दूंगी ना, अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी ना अपनी, उसमें अपन क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अब आपने कोई भी लेसन पढ़ा हो तो उसमें कोई डाउट हो उसको पूछ सकते हो, वीडियो वगैरह देखेंगे आपने भी पीछे, हाँ तो उसमें कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो, भाई ये चीज हमें समझ में नहीं आई। हाँ, बीच में रख के देख लो। कोई भी पैराग्राफ में कोई भी लाइन समझ में नहीं आए तो इसका जीवन परिचय सब अपनी नोटबुक में कर लेंगे, जितना मैंने अंडरलाइन करवाया है उसको याद भी करना है क्योंकि एग्जाम में आता है, और कॉपी में भी करना है सबको। मरझर लागे ज्योति बाधव होती चले, मरझर को मतलब बारीक बारीक जो बादवे में धीरे धीरे धीमी धीमी बारिश हो रही है। जलद पवन तन सेख मानो, जलद का मतलब बादल छाए हुए हैं और भीनी भीनी हवाएं चल रही है जो शरीर को अच्छी लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती है तो वो शरीर को अच्छी लगती है। शायद तेरे को समझ में आया अच्छी तरह तो। आ गया।
लेकिन प्रश्न उत्तर देखने सारे करवाए मैंने। छोटे वाले ऑप्शन टाइप के जो क्वेश्चन है वो तो सब लगा ही लोगे। कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है बताओ? बसंत को। सुरचाप का अर्थ क्या होता है? टिक आउट कर लो इंद्रधनुष। कविता में बंदी जन किसे कहा है? किसको कहा है? तेरे को पूछा बंदी जन का मतलब कोयल। भाई चारण बाट वही तो है आने की। प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने को लिए प्रेसी को कहा था? वर्षा ऋतु। लिख लो वर्षा ऋतु। ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? बसंत ऋतु को। किसको कहा है? निर्बल अनल से क्या तात्पर्य? जो मैंने अभी आपको बताया कि अधिक ठंड के कारण। लिख लो। हाँ, अधिक ठंड के कारण। कॉपी में लिख लिया। अधिक ठंड के कारण आग का प्रभाव कम हो गया। ये छोटे वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए है ना। अब ये बड़े वाले हैं। चतुरंगन दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है? लिखो। कवि कहते हैं कि एक राजा अपनी 4 प्रकार की सेना के साथ जिसमें हाथी सवार, घुड़सवार, रथ सवार और पैदल सैनिक हैं। उसी प्रकार से बसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं तथा हरियाली छा जाती है। ठीक है। आगे, सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है? लिखो।
एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि मेरे प्रियतम ने मुझे प्रियतम लिख लोगे प्रियतम। मेरे प्रियतम ने मुझे वर्षा ऋतु में आने के लिए कहा था। वर्षा ऋतु तो आ गई, परंतु मेरे प्रियतम नहीं आए। इस प्रकार प्रियतम के न होने से यह वर्षा ऋतु मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। अर्थात नायिका अपने प्रियतम से मिलना चाहती है। परंतु वह नहीं होने के कारण उसे पीड़ा हो रही है। ठीक है, आगे जो है वो अपनी नेक्स्ट जो कक्षा होगी ना उसमें क्वेश्चन आंसर और करा देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को तो वापस पूछ सकते हो, डाउट है तो। क्या टाइम है तुम्हारा? 11 बजे से कल आगे की जो क्लास हो 11 बजे से लेके 12 बजे तक है ना? कोई है दिक्कत किसी को? देख लो हिमांशु, 12 बजने वाली है। हाँ, हिम का मतलब होता है बर्फ के समान। बर्फ के समान हवाएं चल रही है और वो क्या कर रही है, तीर के समान कष्ट दे रही है। ठंडी ठंडी जो हवाएं लग रही है ना, वो तीर के समान कष्ट दे रही है।
क्या क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनमें से, अब व्याख्या नहीं आएगी तुम्हारे। अब ऐसे आएगा जैसे एक पद आएगा, उस पद से क्वेश्चन आंसर बनेंगे, उसमें से आंसर देने होंगे। एनसीईआरटी का कोर्स होगा ना, तो अब ऐसे होगा। गद्यांश का भी एक पद आएगा, उस पद में से क्वेश्चन आंसर होंगे। हाँ, जैसे पैसेज आता है ना, अनसीज पैसेज, वैसे होगा।